today we are going to discuss about class at chapter 1 of civics, the Indian Constitution. तो इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंस को सिग्निफाइज करता है. इट एस्टैब्लिश द मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. इसने बहुत गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन बनाया. गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? 3. कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है, ये सारे होते हैं. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको डिफाइंस करता है? पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हर एक ऑर्गन की. और ये जो तीनों ऑर्गन है इनके बीच में ये जो तीन ऑर्गन है क्या करते हैं? रिलेशनशिप रेगुलेट करते हैं. किसके बीच में? ऑर्गन्स के बीच में और पीपल के बीच में. इट ऑल्सो एनुमरेट्स आवर राइट एंड ड्यूटी एज सिटीजन. ये जो है वो हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को भी एनुमरेट्स करता है. कैसे? जैसे कि एक सिटीज़न के तौर पे हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को एनुमरेट करता है. और ये क्या कंटेन करता है? आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म. इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी. टू अचीव दीज आइडियल्स इट envisages various plans for implementation by the government. Every constitution gets meaning and content only from the manner in which and by whom it is operated. In this way, our constitution is very important for us. It is our foremost duty to respect our constitution. क्या था कि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक अपना मीनिंग होता है और अपना कंटेंट होता है. ओनली फ्रॉम द मैनर इन विच एंड बाय हुम इट इज़ ऑपरेटेड. किसके लिए? उसके अंदर कंटेंट क्या होता है? कि ये जो अलग अलग कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनका अपना अलग मीनिंग होता है कि वो उन्होंने किसके लिए बनाया, क्यों बनाया. और उनके अंदर जो लिखा होता है वो भी अलग अलग होता है. कई कि मान लो कि इसका सेम है, कई कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि हाँ भाई सेम हो जाता है कि एक दो कंटेंट सेम हो गए, लेकिन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट होता है वो सेम नहीं होता. अब कंटेंट ओनली फ्रॉम द मैनर. अब क्या है कि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मीनिंग होता है और कंटेंट होता है. किससे होता है? ओनली फ्रॉम द मैनर. कौन से मैनर से? इन विच और बाय हूँ कि किस में और किसने उसको ऑपरेट करा. ठीक है. इन दिस वे, इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हमें इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए. हमारी ड्यूटी है कि इसको रिस्पेक्ट दें हम कॉन्स्टिट्यूशन को. अब मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? A constitution is a fundamental legal document that contains the rules according to which the government of a country function. अब कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारे रूल्स लिखे गए हैं. किसके लिए? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच द किसके लिए? हम सब के लिए भी लिखे हुए हैं. और ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट है जो वो कैसे फंक्शन करेगी. These rules और laws are called basic laws. ये जो रूल्स और लॉज हैं इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक लॉज. ये जो लॉज हैं ये सुपीरियर होते हैं, सारे लॉज के लिए सुपीरियर होते हैं कंट्री के. ठीक है. ये जो लॉज हैं सारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं और कैसे एक्ट करते हैं? सोर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं. टू ऐसे रूल्स जो रूल्स और रेगुलेशंस होती है किसके लिए? फॉर एक जो कंट्री है उसको गवर्न करने के लिए. ठीक है. और हर एक लॉ होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू एनेक्ट किया जाता है
और वो कॉन्फॉर्मिटी में होना चाहिए। मान लो कि कोई भी एक लोग गवर्नमेंट कर रही है पास, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फर्मिटी में हो कि हम ये कर सकते हैं ऐसी चीज़ें हम कुछ। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब साथ ही साथ बढ़ता रहता है, इवॉल्व होता रहता है कि मतलब कि जो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो वो साथ साथ अभी पहले था उसमें एडअप होता जा रहा है कि जैसे हमारी अब नीड्स बढ़ती जा रही हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, पीपल के जो एस्पिरेशन और जो मतलब जैसे फंक्शन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, उसके कारण हमारी नीड्स रिक्वायरमेंट सब कुछ बढ़ती जा रही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो करता जाता है। द रोल ऑफ और द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब रोल और नीड बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है। हर एक सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग हो उसकी। जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं, हर एक गेम में एक बेसिक रूल्स होते हैं जिसके कारण वो खेला जाता है। अब ये रूल्स बताते हैं कि ये गेम है क्या, इसको कैसे खेला जाता है, ठीक है। अब ये भी कोई भी रूल्स और उसके रूल्स हैं तो वो ये भी अलग करते हैं। मान लो फुटबॉल है और जो क्रिकेट है, वो चलो फुटबॉल और वॉलीबॉल लेते हैं, अभी ये देखते हैं कि दोनों अब उनके रूल्स और रेगुलेशन होंगे, वो उनको अलग अलग करेंगे ना, कि वॉलीबॉल में कुछ अलग रूल होते हैं और फुटबॉल में कुछ अलग रूल होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये गेम्स होती हैं वैसे ही एक सोसाइटी और कंट्री होती है, उसकी भी नीड्स जो होती है वो फंडामेंटल रूल्स जो होते हैं वो सारे किसमें लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज रूल मेक व्हाट इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर सोसाइटीज़। अब ये क्या करता है कि जो ये रूल्स हैं ये बताते हैं कि हमें डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी, दूसरी काइंड्स ऑफ सोसाइटी की उससे डिफरेंशिएट करते हैं। जो इसी के कारण जो हर एक कंट्री है उनके पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, उसके मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इवन मोर सिग्निफिकेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसी के कारण सारी जो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ऑल कंट्री हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी डेमोक्रेटिक। अब ये नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जिस कंट्री के पास वो डेमोक्रेटिक हो। और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या रीजंस चाहिए होती हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्यों चाहिए होता है, हमारी क्या नीड है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अब जो गवर्नमेंट है वो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंक्शन करती है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर इन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये जो गवर्नमेंट को पावर देता है और सिटीजन्स को राइट देता है जो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। अगर कोई गवर्नमेंट उसको मतलब मिसयूज़ करती है उसके राइट्स का, तो फिर जो सेफ गार्ड्स हैं, द सेफ गार्ड्स द राइट ऑफ द सिटीजन्स, thus the safeguards the right और ये क्या करता है कि अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट है उसका मिसयूज़ कर रही है उसके राइट्स का, तो जो सिटीजन्स हैं उनके पास अपना एक सेफ गार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि सिटीजन्स को एक राइट मिला हुआ है। अगर वो सिटीजन्स राइट के अपोज होते हैं फिर सिटीजन्स को भी दिक्कत होएगी। कॉन्स्टिट्यूशन एक मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कि मतलब वो मतलब कि वो बढ़ता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है किसके रिक्वायरमेंट, नीड्स और जो एस्पिरेशन है पीपल की कंट्री और एक कंट्री में, उन सब के सारे में वो ग्रो होता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर और भी चीज़ें एडअप होती जा रही हैं। अब ये जो है मतलब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स लेके आए हैं जो हर एक सिटीजन्स के साथ एग्री किए गए हैं। जो ये रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं किस बेस पे होते हैं, काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट। अब मान लो एक कंट्री है उसको कैसे सिटीजन्स चाहिए,
इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसके बेस पे है, फॉर्म द बेस, दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट एज ए सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद आता है that is it tells us the fundamental nature of our society. For example, after independence we adopt a constitution that reflect the ideals of country. Similarly, Nepal adopted a constitution in order to usher a new society when it moved from a monarchy to a democratic government in 2006. अब इसमें क्या था कि ये दैट इट इज टेल्स, तो हमें क्या बताता है, हमारे फंडामेंटल नेचर बताता है हमारी सोसाइटी के। अब जैसे हमारी इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है हमारी कंट्री के। ऐसे ही नेपाल ने भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा, ठीक है, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू अशर न्यू सोसाइटी, न्यू सोसाइटी को अशर करने के लिए, यूशर करने के लिए, सॉरी। और फिर ये क्या, व्हेन इट मूव फ्रॉम मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और फिर ये क्या हुआ, मूव किया मोनार्की से लेके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक, कब, 2006 में। जो एक कंट्री है वो मतलब अलग अलग कम्युनिटी होती है पीपल्स की, उनसे बनी होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये हेल्प करता है कि ये सेट ऑफ रूल्स और जो प्रिंसिपल हैं वो हर एक पर्सन और जो कंट्री में वो उसको एग्री कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अ लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी on our behalf but often they misuse their authorities. अब ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफ़ाइन करता है जो नेचर है हमारी कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको डिफ़ाइन करता है। जो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम अपने जो लीडर्स है वो खुद चूज़ कर सकते हैं, ताकि वो हमारे लिए काम करें, ठीक है, लेकिन फिर वो उसका मिसयूज़ करते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं दैट गार्ड अगेन, और ये मतलब क्या हमें बचाते हैं किससे, मिसयूज़ कर, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर है वो मिसयूज़ ना करे। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको राइट टू इक्वालिटी देता है, हर एक सिटीजन्स को, और इस राइट के तहत कोई भी जो सिटीज़न हो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा उसके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब पे उसको नहीं किया जाएगा, मतलब इस सब के उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इन सब चीज़ों की वजह से। और राइट टू इक्वालिटी एक इज़म वन ऑफ द ये फंडामेंटल राइट भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप, अब मान लो कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी करता है इंश्योर कि कोई भी एक पावरफुल ग्रुप है वो दूसरे लेस पावरफुल ग्रुप के ऊपर मतलब अपनी पावर ना बनाए। ऐसा भी एक रूल है कि भाई मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक पावरफुल डोमिनेंट ग्रुप है और वो अपने से जो लेस पावर है उस ग्रुप पे मतलब उसके अगेंस्ट पावर करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसको राइट नहीं देता, ठीक है। फिर आता है ये मतलब इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी दोनों को मतलब डोमिनेशन देता है। इंटर कम्युनिटी किससे रेफर करता है, वन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी मीन्स, और जो इंट्रा कम्युनिटी है वो मतलब कि बहुत सारे मेंबर्स से बनी हुई एक कम्युनिटी, ठीक है। फिर आता है कुछ मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि सर्टेन डिसीजन लेने पड़ते हैं, मतलब क्यों अब कभी समटाइम्स हमें कुछ ऐसे सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो क्या होते हैं, could have an adverse effect on larger interest of society। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है फिर वो हमें इससे बचाता है
गार्ड इस सिचुएशन से बचाता है। अब जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, रेड टैपिज्म and delay in decision making, many people may be of opinion that there should be strong dictator to set the system right. अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं करप्शन से, या फिर रेड टैपिज्म और डिले, अगर कुछ डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो जो कुछ पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका ओपिनियन होता है कि मतलब दे शुड बी हैव, मतलब उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर हो जो इस सिस्टम को सेट कर सके। लेकिन रियलिटी में द डिक्टोरियल रूल वॉज अगेंस्ट ऑल इंटरेस्ट। ये जो डिक्टोरियल रूल होता है लेकिन वो इन सब इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। और ये जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये सारे कुछ होते हैं, सच विम्स ऑफ पीपल टू चेंज इट्स बेसिक, ये मतलब कि अलाउ नहीं करता कुछ ऐसे पीपल्स को टू उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, ठीक है। वह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो was framed by Constituent Assembly having around 300 members formed in 1946. The assembly regularly met for 3 years to discuss and write constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किससे फ्रेम किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, जो किसकी होती थी 300 मेंबर्स की हुआ करती थी, कब 1946 में। और ये असेंबली थी जो 3 साल तक लगातार मिलती रही थी। उसके बाद क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अब कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे स्टार्ट होता है, प्रेम्बल से। नीचे पिक्चर भी दी हुई है, प्रेम्बल है, उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें क्या होता है कि कुछ आइडियल और बेसिक प्रिंसिपल होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है वो है सब में। जो B.R. अम्बेडकर है वो फादर मान जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन्होंने मतलब हर एक राइट लिखा है किसके, मतलब कि स्टूड फॉर द राइट्स। उन्होंने मतलब राइट्स किसके लिए खड़े हुए, राइट्स के लिए, किसके राइट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट, अर्ज देम टू जॉइन द गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज, कि मतलब वो अपना मतलब गवर्नमेंट में भी हाथ दे सकते हैं। वो ये नहीं है कि कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं जो वो गवर्नमेंट में नहीं आ सकते या फिर सिविल सर्विसेज में नहीं आ सकते, तो ये उनके लिए भी लिखा गया है कि भाई वो आ सकते हैं। अब कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, और जो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें 8 शेड्यूल्स हैं, और करंटली इसके 25 पार्ट्स हैं, 48 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स हैं। किसके आफ्टर 2106 अमेंडमेंट एज ऑफ 2003। अब सबसे पहले हम अमेंडमेंट जानते हैं। जो कुछ चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, और जो मतलब 106 अमेंडमेंट हुए उसके बाद हमारे ये सारे हुए 25 पार्ट, 48 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हुए। कब, 2023 में इतने थे। इट एलोबरेट नॉट ओनली गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एट सेंट्रल स्टेट, ये जो है मतलब ये सिर्फ एलोबरेट ये नहीं करता कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इसके सेंट्रल स्टेट लोकल लेवल पे, बट ये कुछ डिटेल्स भी देता है किसके बेस पे, सिटीजनशिप, राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो पीपल की। अब कुछ डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स हैं ऑफ स्टेट के, स्टेट पॉलिसी के, यूनियन स्टेट रिलेशन, इलेक्शंस एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर भी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है डिड नॉट वांट एनी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वेज और अनक्लियर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था वो ये नहीं चाहते थे कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी अनक्लियर हो या फिर वेज हो, तो उन्होंने पूरा खोल के लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो सही है वो सही लिखा है और जो गलत है वो गलत लिखा है। फिर आता है प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। अब इसमें क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी है तो हमने पढ़ लिया कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, और इससे मतलब इसका मतलब क्या है कि ये चेंजेबल है, ये बढ़ता जा रहा है, रिवॉल्व होता जा रहा है, किससे,
हमने ये बहुत बार पढ़ लिया कि नीड रिक्वायरमेंट एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स के कारण ये बढ़ता जा रहा है, चेंज ग्रो होता जा रहा है, इसके अंदर एडअप होते जाते हैं। तो जो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर जो कुछ चेंजेस लाए जाते हैं हम हमारे द्वारा, उन चेंजेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। ये भी अभी पढ़ लिया हमने। और ये जो अमेंडमेंट है ये तब लाए जाते हैं ताकि जो डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको सामना उसको डिफ़िकल्टीज़ को हटाने के लिए हमने ये टाइम टू टाइम इसको हम एडअप करते जाते हैं इसमें, ताकि जो डिफ़िकल्टीज आ रही है पीपल के बीच में वो कम होती रहें। अब सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है? इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मीन्स कि ये इसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सटर्नल कंट्रोल कोई भी, और ये अपनी खुद की पॉलिसी बना सकता है। और इट कैन नॉट बी डेडी, मतलब कोई भी ऐसे फॉरेन कंट्री है और कह दे कि ये रूल करोगे तुम, तो ये ऐसे नहीं है पॉसिबल। अब ठीक है, अब हमारी इंडिया सॉवरेन कंट्री बन चुकी है। अब डेमोक्रेसी कैसे है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसे है वो? जो पीपल है वो अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? किस मेथड से? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ताकि मतलब वो 18 ईयर्स के बाद अपने मतलब वोट दे सकते हैं वो, ठीक है। और इंडिया एक रिपब्लिक है। ये रिपब्लिक कैसे है कि ये अपना दिस मीन्स दैट हेड ऑफ नेशन, मीन्स कि जो हेड है नेशन का, या जैसे कि प्रेसिडेंट होगा वो पीपल से ही मतलब इलेक्ट किया जाता है। और हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ऐसे एक हेडिटेरियल रूलर नहीं है जैसे कि ब्रिटिश मोनार्क ने बनाए थे हमारे ऊपर। फिर सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री आता है। सोशलिस्ट अब क्या होता है? द पहले हम क्या करेंगे? प्रेम्बल डिक्लेयर दैट इंडिया, जो प्रेम्बल है वो बताता है कि इंडिया है जो वो एक सोशलिस्ट और सेकुलर कंट्री है। डेमोक्रेसी विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने पढ़ लिया। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि राइट टू वोट, 18 ईयर्स के बाद उनके पास राइट आ जाता है वो उनको वोट करने के लिए। किसके लिए? पॉलिटिकल इक्वालिटी आ जाती है सिटीजन्स में, मतलब वो पॉलिटिकल लीडर्स को वोट दे सके कि हाँ भाई हम इन्हें चाहते हैं ये बने, तो वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मतलब हैज़ प्रोविंस टू प्रमोट, कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास एक प्रोविंस है किसको प्रमोट करने के लिए? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। और ये क्या करता है? सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और एजुकेशन के बेस पे इसको ऐसा ना हो, ये भी है मतलब। फिर आता है इट ऑल्सो हैज़ प्रोविंस, ये क्या इंडिया क्या है? इट ऑल्सो हैज़ प्रोविंस टू ब्रिज द गैप ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग पीपल, इसके पास जो है वो प्रोविंस भी है टू ब्रिज क्या करने के लिए? द गैप ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग पीपल। अब जो इंडिया में सेकुलर स्टेट कैसे है? ये इसका मतलब है कि जो सिटीजन्स है वो रिस्पेक्ट ना किया जाए, किसके बेस पे? रिलीजियस के बेस पे, या फिर उनके मतलब कास्ट, कलर, क्रीड के बेस पे। और जो मतलब पहले तो इस सेकुलर में क्या होता है कि वो किसी भी रिलीजियस बिलीव्स के बेस पे वो रिस्पेक्ट नहीं किए जाए। और ये जो इक्वल लॉ मिले सबको, ठीक है। और ये जो स्टेट है वो मतलब किसी भी एक रिलीजन के बेस पे, एक स्टेट रिलीजन के बेस पे किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती। और दूसरे वर्ड में कहें तो गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम सच पॉलिसीज दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। अब जो है जो गवर्नमेंट है, अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो गवर्नमेंट है जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना सकती जो किसको डिस्क्रिमिनेट करे, किसमें भेदभाव करे, रिलीजियस के बेस पे। जो इंडिया में कम्युनिटीज़ हैं उसके जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में उनको रिलीजियस के बेस में अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो इसको हम कहते हैं सेकुलर, तो ये नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।